आज है 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरों को। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी है। रविवार को रूस ने दावा किया कि उस पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात यूक्रेन ने एक साथ 361 ड्रोन रूस की जमीन पर दागे। ये ड्रोन खासतौर पर रूस की तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइनों को निशाना बनाने के लिए छोड़े गए थे। हमले के दौरान कुछ ड्रोन रूस के उत्तर पश्चिम में मौजूद कृषि ओनेल रिफाइनरी तक भी पहुंच गए। वहां टकराने के बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग भड़क उठी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले या आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि हाल के समय में ये यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। युद्ध के इस नए मोड ने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन की एक बड़ी खबर पर। चीनी नौसेना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को कमीशन करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए वीडियो और तस्वीरों में इस पोत को शंघाई के शिपयार्ड से रवाना होते दिखाया गया, जहां इंजन से घना धुआं निकलता साफ नजर आ रहा था। इससे पहले इस पोत का 3 महीने तक लगातार मेंटेनेंस हुआ। चीनी सरकारी मीडिया का दावा है कि इस साल के अंत तक इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। फुजियान को टाइप 003 नाम से भी जाना जाता है। ये चीन का सबसे उन्नत और पहला सुपर कैरियर माना जा रहा है। इसका शामिल होना एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैलेंस बदल सकता है, और यही वजह है कि इसकी हर हरकत पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। नेपाल से आई खबर ने पूरे एशिया को चौंका दिया है। जेएनजेड आंदोलन के बाद नेपाल की सत्ता में बड़ा बदलाव हो गया है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, और इस तरह वो इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। युवाओं के आंदोलन ने कुछ ही दिनों में केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। ये सब देखकर पड़ोसी देशों के लोग भी स्तब्ध रह गए। इस बीच भारत के पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र कभी अराजक नहीं होगा। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सोशल मीडिया हमें असहनशील बना रहा है। पुणे की एक यूनिवर्सिटी में बोलते हुए उन्होंने युवाओं को संयम और संवेदनशीलता की सीख भी दी। अब नजर डालते हैं कनाडा से आई एक बड़ी खबर पर। भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों को कनाडा के फेडरल कोर्ट से करारा झटका मिला है। दरअसल हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। कोर्ट ने खालिस्तानी कनेक्शन वाले करीब 30 लोगों की अपील खारिज कर दी है। इनमें से कई लोगों को खालिस्तान का समर्थन करने के कारण देश से निष्कासित किया गया था। कुछ ने शरण की मांग की थी, जिसे पहले ही ठुकरा दिया गया था। फिर ये लोग कोर्ट चले गए, लेकिन वहां भी केस खारिज हो गया। यानी अब इनका खेल पूरी तरह बिगड़ गया है। कनाडा का ये रुख भारत और कनाडा के रिश्तों में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि पहली बार खालिस्तानी ताकतें इतनी सीधे तौर पर कमजोर पड़ी हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि चीन को रूसी तेल खरीदने से रोकना जरूरी है। इस पर चीन ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन न तो युद्ध की योजना बना रहा है और न ही उसमें भाग लेना चाहता है। उनका कहना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वांग यी ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधों से हालात और जटिल हो जाते हैं। इस बयान के बाद अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में टेंशन और बढ़ने की आशंका है। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर में बड़ा सौदा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। इस डील की कीमत लगभग $22 अरब आंकी गई है। डसॉल्ट एविएशन कंपनी इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करने वाली है। मतलब 60% से ज्यादा प्रोडक्शन भारत में ही होगा। अगर रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी तो ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। लेकिन इसी के साथ राफेल दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान भी बन जाएगा। ये सौदा भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई देगा। साथ ही पड़ोसी देशों पर भी बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डालेगा। रक्षा विश्लेषक इस डील को भारत के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं। अब चलते हैं मध्य पूर्व यानी इजराइल की ओर। इजराइल ने कतर में हवाई हमला कर दुनिया को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास नेताओं को खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन यह रणनीति पूरी तरह फेल साबित हुई।
क्योंकि हमास के बड़े नेता इस हमले से बच निकले। इजरायल का यह मिशन नाकाम रहा और इसके उलटे असर हुए। इससे नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह हमला बिना पूरी तैयारी के किया गया था। हमास को कुचलने की कोशिश ने अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि अब उनकी आलोचना तेज हो गई है। पाकिस्तान से आई खबर वाकई चौंकाने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा में हुई 2 मुठभेड़ों में 19 सैनिक मारे गए। इसके अलावा 24 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। ये मुठभेड़ उन इलाकों में हुई है जिन्हें तालिबान का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद हमले बढ़े हैं, लेकिन तालिबान ने पलटकर पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान को अपनी घरेलू सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत ने पाकिस्तान को हिला दिया है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब बात रूस की एक और कामयाबी की। रूस ने बेरेंट सागर में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल बेहद तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। रूसी आर्मी ने बताया कि इसका टारगेट पूरी तरह हिट हुआ। इसके साथ ही रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किया। इस ड्रिल में सुखोई SU 34 लड़ाकू बमवर्षक भी शामिल रहे। रूस का ये कदम यूक्रेन और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि इससे उसकी सैन्य ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई है। मिसाइल की स्पीड और रेंज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि यह हथियार आने वाले युद्ध का गेम चेंजर साबित हो सकता है। पेरू से आई खबर ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। पुरातत्वविदों ने यहाँ एक प्राचीन शहर की खोज की है। ये शहर करीब 3800 साल पुराना बताया जा रहा है। पेरू की सुपे घाटी की रेगिस्तानी पहाड़ियों में ये खोज हुई। मिट्टी की दीवारों और रेगिस्तान की गर्मी के बीच ये शहर कभी महान सभ्यता रहा होगा। हजारों साल तक ये शहर रेत के नीचे दबा रहा, लेकिन अब इसकी खोज ने अमेरिकी सभ्यता की पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है। इतिहासकार कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। शहर की संरचना और डिजाइन को देखकर लोग दंग रह गए हैं। ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल उपलब्धियों में गिनी जाएगी। भारत और रूस के बीच डिफेंस सेक्टर में एक और नई डील की चर्चा है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब उसकी नजर रूस के SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट पर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की एक टीम जल्द ही भारत आने वाली है। ये टीम HAL के नासिक प्लांट का दौरा करेगी, ताकि ये देखा जा सके कि भारत में SU-57 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है या नहीं। अगर ये डील होती है तो भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कतार में शामिल हो जाएगा। ये जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो रडार पर भी आसानी से नहीं पकड़ा जाता। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। भारत की ताकत इससे दोगुनी हो सकती है। अब आते हैं ताइवान से जुड़ी बड़ी खबर पर। ताइवान के शीर्ष नेता चिऊ चुई-चेंग ने वॉशिंगटन में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर चीन कब्जा कर लेता है तो इसका असर सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। यानी ये मामला सिर्फ ताइवान तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने अमेरिका से मदद और सहयोग की अपील भी की। इस बयान के बाद एक बार फिर चीन ताइवान तनाव सुर्खियों में है और दुनिया सांस रोककर हालात देख रही है। बांग्लादेश से आई खबर ने दक्षिण एशिया के हालात को और स्पष्ट कर दिया है। हाल के समय में एक के बाद एक देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टर ताकतों का उभार देखा गया। अब नेपाल में हुआ बदलाव भी इन्हीं घटनाओं से मिलता जुलता है। पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने यूरेशियन टाइम्स में लिखा कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। अमेरिकी डीप स्टेट, NGO और मीडिया प्रोपेगेंडा इसके पीछे बताए जा रहे हैं। इनके जरिए दक्षिण एशियाई देशों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी गतिविधियां लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही हैं। नेपाल में हुआ बदलाव 2024 में बांग्लादेश में घटी घटनाओं की झलक पेश करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दक्षिण एशिया का राजनीतिक भविष्य अब और भी अनिश्चित हो गया है। म्यांमार से आई खबर भी चिंता बढ़ाने वाली है। गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश के रेयर अर्थ माइन पर चीन की नजर टिकी हुई है। रेयर अर्थ यानी वो खनिज जिनका इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों में होता है। पिछले कुछ महीनों में विद्रोही गुटों का नियंत्रण म्यांमार में बढ़ा है। खासकर काचिन इलाके में विद्रोही खदानों पर हावी हो गए हैं।
चीन के इन गुटों से संबंधों ने बीजिंग को कूटनीतिक बढ़त दिलाई है। इससे चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर फायदा मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीन की मिनरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इससे न सिर्फ म्यांमार बल्कि पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ सकता है और यही वजह है कि ये खबर दुनिया भर की सुर्खियों में है। और अब आखिरी खबर जो पाकिस्तान से जुड़ी है लेकिन अमेरिका से भी कनेक्टेड है। 2 मई 2011 की सुबह तड़के एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। ये वही ऑपरेशन था जिसमें अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में 40 मिनट का मिशन चलाया। इसमें ओसामा को मार गिराया गया, जो 9 नवंबर हमले का मास्टरमाइंड था। बराक ओबामा ने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को भी बेनकाब कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकी उसी की जमीन पर छिपा बैठा था। ये मिशन अमेरिका के सबसे साहसी अभियानों में गिना जाता है और आज भी इसे आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत माना जाता है।